और यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोगों की एक मुहिम शेखावाटी मिशन 100 का जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा है। शेखावाटी 100 मिशन 100 की जो बुकलेट हमारी आई थी, उस बुकलेट में फिजिक्स के और बायोलॉजी के आपके जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे, वो हमने आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा हमारी टीम ने आपके साथ केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस थे वो भी डिस्कस किए हमने, और केमिस्ट्री के हमने 3 वन शॉट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए। जिन वीडियोज में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो एक वन शॉट वीडियो था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन शॉट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक वन शॉट वीडियो हम लोगों ने आपको लिए बनाया। आप लोगों ने अच्छे तरीके से उन वीडियोज को देखा और जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने वहाँ से सॉल्व किए उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आज जो हमारा सेशन है, इस सेशन में आपको एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर जो शेखावाटी मिशन 100 में से बनाया गया है, आप सभी बच्चों ने उस मॉडल शेखावाटी मिशन 100 को अच्छे तरीके से अगर देख लिया है तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। और ये मॉडल पेपर जो है, जैसा आपका बोर्ड का पेपर आता है उस बोर्ड के पेपर पर बिल्कुल बेस्ड मॉडल पेपर है। बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर बेस्ड मॉडल पेपर है। और हमारे विगत एग्जाम्स में फिजिक्स का एग्ज़ाम हो या बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो, जैसा हमने देखने को पाया है कि मॉडल पेपर से सवाल डायरेक्ट झोंका तो उठे हैं। हालांकि शेखावाटी मिशन से तो बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आए हैं, लेकिन जो मॉडल पेपर शेखावाटी मिशन का आया है उस मॉडल पेपर से भी सवाल आए हैं। हमारे पास यहाँ 2 मॉडल पेपर दिए गए हैं। इनमें से स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आपका क्वेश्चन पेपर जैसा ही आपको नज़र आ रहा है। हमारे पास ये मॉडल पेपर है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 विषय रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है। ये टोटल जो पेपर है वो आपका है 56 नंबर का, 56 का। और 56 मार्क्स में से आपको जितने ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं उतने आपके यहाँ अच्छा रहेगा। सबसे पहली बात तो आपके पास यहाँ 3 घंटे का समय रहेगा और 15 मिनट का, 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। 3.25 घंटे का समय आपको इस पेपर में मिलने वाला है। इसमें आप लोग सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली यह है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ने ना लग जाएं। सबसे पहले आप एमसीक्यूज की तरफ देखें और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज आपके जो आने वाले हैं टोटल, उन टोटल एमसीक्यूज में आपके आधा नंबर का एमसीक्यूज एक रहने वाला है। तो एमसीक्यूज के आंसर देने के लिए आप सबसे पहला एक काम करेंगे कि एक टेबल फॉर्मेट करेंगे। और उस टेबल की फॉर्मेशन करते समय आपको याद होना चाहिए, मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपको, डेमो टेबल। ये एक टेबल है। इस टेबल में आप लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आगे आप ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। फर्स्ट का जो आंसर होगा उसको इस टेबल में फिल करेंगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन निकल के आता है, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात करो। यहाँ पूछी गई आपसे मोलरिटी। बेटा जी यहाँ हमारे पास विलय का जो भार दे रखा है वो दे रखा है WB 5 ग्राम, और हमारे पास विलय का जो भार दे रखा है वो दे रखा है WB 5 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास जो V दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो दे रखा है आपका 500 ml। नेक्स्ट हमारे पास इसमें दे रखा है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास NaOH जो है उसका अणुभार कितना होता है। NaOH का अणुभार होता है बेटा जी 40, Na का होता है आपका 23, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कुल मिला के होता है 40। तो हमारे पास यहाँ से निकालना है हमको मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल M इज इक्वल WB अपॉन MB मल्टीप्लाई V। और V अगर ml में दे रखा है तो बेटा जी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। यहाँ आपके पास जो आंसर आने वाला है वो आंसर आएगा 5 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 500 अपॉन ऊपर आएगा आपके पास 1000। तो बेटा जी यहाँ से इसको डायरेक्टली आप 8 बार काट सकते हैं। यहाँ से ये 2 बार चला जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/8। और 2/8 का जो मतलब होता है 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25। और अपने पास जो आंसर है वो है 0.25 m और 0.25 m। लेकिन बेटा जी आपको ध्यान रखना है कि मोलरिटी का जो साइन होता है वो होता है कैपिटल M, और मोलरिटी को दिखाते हैं कैपिटल M से, इसलिए यहाँ ऑप्शन कौन सा आएगा C। बेटा इस क्वेश्चन को धीरे इसलिए किया जा रहा है, आप सब लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारा मॉडल पेपर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को आधा ना देखें, पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या एक एक क्वेश्चन को बहुत 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। इस क्वेश्चन में आपके पास जो आंसर ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन C। सा ऑप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा। टेबल को हम लोग छुपाते नहीं है क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हमें करना है टेबल में। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का 1/2 गुणांक का मान होता है। बेंजीन में एथेनोइक अम्ल का, बेटा जी सेखावाटी मिशन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो ये क्वेश्चन हमने उसमें देखा था। और यहाँ हमारे पास जो रहने वाला है वो रहने वाला है 1/2 गुणांक 0.5। कितना रहने वाला है बेटा जी? 0.5। 0.5 क्यों रहने वाला है? क्योंकि एथेनोइक एसिड का होता है संगुणन। क्या होता है बेटा जी? संगुणन। और संगुणन के केस में, इन केस ऑफ एसोसिएशन, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले कितने हैं? एक। और बाद में कितने मॉलिक्यूल्स बन गए हमारे पास में? सॉरी, पहले अब कितने बन गए हैं? संगुणन के बाद मॉलिक्यूल तो हमारे पास हो गया है एक, और संगुणन से पहले कितने थे? दो। तो 1/2 की वैल्यू हमारे पास आई जो है वो आ जाएगा 0.5। बेटा जी हमारे पास 0.5 बोले तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास इसमें जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर आएगा बी। और यहाँ आप भरोगे बी, बा जो है उसको आप यहाँ फिल कर दोगे। बेटा ध्यान रखना है आपको, एमसीक्यूज जो आपके हैं उनको आपको टेबल में ही फिल करना है। एमसीक्यूज को टेबल में फिल करने का एक फायदा क्या होगा कि आपको ढूंढने में, कोई भी आपको एग्जामिनर जो है कॉपी आपकी चेक करने वाले, उनको दिक्कत नहीं आएगी। और एक एक आंसर को बहुत अच्छे तरीके से वो चेक करके और आपको रीड आउट करके मार्क्स दे सकते हैं। देखिए बोर्ड की कॉपी में जो भी चीज जितनी सुंदरता से और सटीकता के साथ में लिखी होती है उस चीज का उतना ही अधिक आपको लाभ होने वाला है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखते हुए चलेंगे। यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन, श्रवण यंत्र, कैलकुलेटर आदि में कौन सा सेल काम में लिया जाता है? कैलकुलेटर में जो सेल काम में लिया जाता है वो लिया जाता है बेटा जी मरकरी सेल। कौन सा सेल काम में लिया जाता है? मरकरी सेल। घड़ी में, कैलकुलेटर में, इनमें मरकरी सेल काम में लिया जाता है क्योंकि बेटा इस सेल की जो वोल्टता होती है वो क्या रहती है? नियत रहती है। क्या रहती है बेटा जी? नियत। तो तीसरा जो है उसमें भी आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? सी। इस तरीके से आप इसको फिल कर लेंगे। मैं अब ये फिल करना करता हूं बंद, और नेक्स्ट कंटिन्यूटी में के साथ में मैं अपना मॉडल पेपर सॉल्व करते हुए आपके साथ जाता हूं। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। आप फिजिक्स वाई राघव सर यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोग इस दरमियान भी अगर ये पढ़ाई आप कर रहे हैं तो सोचिए समझिए कि आपकी अच्छी परसेंटेज आपकी बनने वाली है, और उस अच्छी परसेंटेज का फायदा आपको बहुत अच्छे से आगामी भविष्य में मिलने वाला है। देखिए मोलर चालकता की इकाई क्या होती है बेटा जी? डायरेक्ट आपको याद रखना है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर ये नहीं होता है तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स भी इसकी यूनिट हम लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक अभिक्रिया का वेग नियतांक 7.239 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स है। बेटा जी ध्यान रखें, यदि किसी भी रिएक्शन में आपको वेग स्थिरांक की इकाई, यदि किसी भी रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो अगर सेकंड इनवर्स दे रखी है तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसका आंसर होगा एक। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो मान होता है, इकाई होती है, वो कितनी होती है बेटा? फर्स्ट होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है एक। सेकंड इनवर्स होती है, क्या होती है बेटा? सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि शून्य कोटि एग्जाम अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हमारे पास हो सकता है उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का पीटी की सतह पर वियोजन, शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है यहाँ से कि लेंथेनोइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव है, लेंथेनोइड श्रेणी का वह तत्व जो रेडियो एक्टिव है उस तत्व का नाम बताइए। लेंथेनोइड श्रेणी में रेडियो एक्टिव तत्व है हमारे पास प्रोमेथियम। पीएम जो है वो लेंथेनोइड श्रेणी में रेडियो एक्टिव तत्व है। ये सभी क्वेश्चन शेखावाटी मिशन जो 100 का हमने क्वेश्चन बैंक कराया था उस क्वेश्चन बैंक में आ गए थे। संकुल CO NH35Cl Cl2 में बिलियन में कितने आयन होंगे? बेटा ध्यान से देखने वाली बात यह है कि हमारे पास संकुल यौगिक जो होते हैं वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं, और उनमें जो आयन होते हैं केवल वही आयनाइज होते हैं। आप सभी अच्छे तरीके से देखें, इसमें हमारे पास एक तो ये आयन बनेगा +2, और प्लस में 2Cl माइनस बनेंगे। तो बेटा दो तो नेगेटिव आयन बनेंगे हमारे पास और एक क्या बनेगा? पूरा का पूरा पॉजिटिव आयन। तो बेटा यहां से हमारे पास जो आंसर रहने वाला है वो आंसर होने वाला है इसका आंसर 3। इसका आंसर होने वाला है हमारे पास 3। यहाँ टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे पास बनने वाले हैं 3। तो ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। अग्निशमन में के रूप में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, अग्निशमक यंत्र में
प्रयोग होने वाला यौगिक जो है हमारे पास वो है CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशमक के रूप में यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा उसी से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ नंबर 10 हमारे पास आता है CH3CH CH2CH2 Br यहाँ लगा हुआ है, इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन 1 2 3 4। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का हम लोग एल्कोहलिक एओच की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है बेटा जी 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। कौन सा प्रोडक्ट बनता है? 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। लेकिन बेटा जी अकॉर्डिंग टू सेथ जेफ, एक साइंटिस्ट थे सेथ जेफ नामक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2 ब्यूटीन जो बनता है वो क्या बनता है? मुख्य उत्पाद बनता है। देखिए हमारे पास 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, CH3 और नेक्स्ट यहां पर हमारे पास आएगा CH3। ये बन गया हमारे पास 1 2 3 4 2 ब्यूटीन। और 2 ब्यूटीन में हमारे पास ब्यूटीन में जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके पास 2 ग्रुप लगे हुए हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 2 ब्यूटीन जो होगा वो मुख्य रूप से उत्पाद का काम करेगा और 1 ब्यूटीन जो होगा वो सह उत्पाद के रूप में होगा या कम मात्रा में बनेगा। अतः हम कह सकते हैं इसकी लब्धि जो बनेगी वो 80% बनेगी। आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, डायरेक्टली आप आंसर की तरफ मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेथ जेफ के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब हाइड्रोजन हैलाइड से बी हाइड्रोएलोजनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो निकलता है, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो निकलेगा वो उस कार्बन से निकलेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम होती है। बस इतना सा बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम का नाम बताइए। जाइमेस नामक जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित करता है बेटा जी? एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। जाइमेस नामक एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है फिनॉल की यसद रज के साथ अभिक्रिया। अगर आप बात करें फिनॉल की तो फिनॉल बेटा जी हमारे पास इस तरीके से बनेगा और यसद रज जो होता है वो होता है जिंक चूर्ण। क्या होता है बेटा जी? जिंक चूर्ण। जेडेन का जो चूर्ण होता है उसको बोलते हैं यसद रज और इस रिएक्शन से जेडेनो बाहर निकलेगा और यहां हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन बनेगा। तो हमारे पास बी जो होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास में बनता है? देखिए ध्यान से, हमारे पास सोडियम एसीटेट है CH3COONA। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर रहे हैं। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम होता है हमारे पास में NaOH प्लस CaO। तो बेटा जी यहां से हमारे पास जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा CH4 और यहां ये पूरा का पूरा जो है वो इसके साथ चला जाएगा प्लस Na2CO3। CH4 प्लस Na2CO3 और CH4 का होता है मैथिन, तो यहाँ A जो होगा उसका वो क्या हुआ? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है? ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस से हमारे पास एनोड जो होता है उस पर एथेन प्राप्त होता है और बेटा जी कैथोड जो होता है उस पर हमारे पास प्राप्त होता है H2। ये कहां प्राप्त होता है? एनोड पर। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एनोड पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है और कैथोड पर कौन सा प्राप्त होता है। तो एनोड पर बेटा जी प्राप्त होता है हमारे पास एथेन और कैथोड पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उस पदार्थ का नाम है हमारा H2। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है कि, एक मिनट, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास में निम्न में से कौन सा यौगिक मैडोस्यूट से प्राप्त होता है? बेटा जी ये क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि मैडोस्यूट से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो बेटा आप देख पा रहे हैं मैडोस्यूट से वैलिन प्राप्त नहीं होता है, सिनेमाइड प्राप्त नहीं होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड जो होता है वो मैडोस्यूट से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। आप देखिए जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि उपरोक्त सभी जिनका आंसर आता है उनमें आप लोग उपरोक्त सभी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान रखते हुए देखेंगे और यहाँ आंसर देंगे आप लोग सैलिसिल एल्डिहाइड। तो मैडोस्यूट में जो यौगिक पाया जाता है वो कौन सा है? सैलिसिल एल्डिहाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? उस पदार्थ का आपसे नाम पूछा गया है। तो दंत चिकित्सा में
निश्चेतक के रूप में एक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है एमीन जो है, और वो एमीन है आपका नोवोकेन। नोवोकेन नामक एमीन जो है उसका प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में। किसमें किया जाता है? दंत चिकित्सा। जब दांत की ऑपरेशन होता है, दांत का सर्जरी होती है, तो उस समय निश्चेतक बेहोशी की दवा के रूप में एक एमीन का प्रयोग किया जाता है। उस एमीन का नाम है नोवोकेन। क्या नाम है बेटा जी? नोवोकेन। ध्यान रहे आपको, नोवोकेन नाम का एमीन जो है वो आपका कौन सा एमीन है? वो एमीन आपका दंत चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में काम आता है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को डेफिनेट फायदा होने वाला है। एक बात मैं आपसे और बता देता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, बीच में से वीडियो को स्किप करके ना जाएं, क्योंकि आप लोग जितना ज्यादा इस समय पढ़ेंगे उतना ही आपके काम आने वाला है। आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, नजदीक आपका एग्जाम है, इसलिए ये चीजें आपको इस तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं। और अभी का जो आप पढ़ोगे वो आपको बिल्कुल परीक्षा में सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? बेटा जी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है उसको जल के साथ गर्म करते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है बेटा हमारे पास N2Cl। N2Cl को हम लोग पानी के साथ गर्म करते हैं तो बेटा हमारे पास जो उत्पाद बनता है वो बनता है फिनॉल। और यहां से हमारे पास फिनॉल का निर्माण होता है, N2 गैस बाहर जाती है और HCl भी क्या होता है बेटा यहाँ से बाहर होता है, तो फिनॉल का निर्माण होता है। फिनॉल का ऑप्शन है बी, तो बी हमारे पास इसमें क्या होगा बेटा जी? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो निकल के आता है वो है हमारा कि ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, ऑक्सीकृत करने पर क्या बनता है? ये क्वेश्चन हमारा बायोमोलिक्यूल से दिया गया है, और बायोमोलिक्यूल के इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम होगा बेटा इसका? ग्लूकोनिक एसिड। जब हम लोग ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत कराते हैं किसको? ग्लूकोज को, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बनता है। इस बात का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो ये हमारे पास 16 जो है 18 हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन आए, और इन 18 के 18 एमसीक्यूज क्वेश्चंस का हमने एक से बढ़ के एक सॉल्यूशन किया। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से देखा। अब आपका काम क्या रहेगा? एमसीक्यूज की टेबल आपको पहले ही कंप्लीट फिल कर लेनी है, 1 से लेके 18 तक मार्किंग डालनी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं जो आप बिल्कुल इस चीज़ को सोचें। आप बिल्कुल इस बात को माइंड में ना लें कि हमारा कुछ गलत हो सकता है। आप पहले सही करने का प्रयास करें, और 100% आपका सही होगा अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स को करने का। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हमारे इस पेपर में टोटल जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं बेटा जी आपके 10 फिलिंग द ब्लैंक्स। कितने होने वाले हैं? 10। हमारे पास फर्स्ट जो फिलिंग द ब्लैंक्स आने वाला है वो है आपका, और ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। कितने नंबर के होने वाले हैं बेटा? 5 नंबर के। इनमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघट्य को क्या कहते हैं? प्रति सेकंड जो संघट्य होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा जी संघट्य आवृत्ति। संघट्य आवृत्ति। बेटा अगर आपने शेखावटी मिशन को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से दे रहे होंगे, और बहुत ही अच्छे और सार्वजनिक तरीके से इनका जवाब आप दे पा रहे होंगे। लेकिन अगर शेखावाटी मिशन को नहीं देखा है, या फिर अगर ढंग से नहीं देखा है, तो आप इनके जवाब देने में थोड़ा बहुत आपको हिचकिचाहट हो रही होगी। आप इसका जवाब दे रहे हैं, यह है आपका संघट्य आवृत्ति। आप मेरे साथ बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें। और प्लेलिस्ट हमारी जो है वो कंप्लीट बनी हुई है। प्लेलिस्ट शेखावाटी मिशन के 100 की जो बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आप लोग यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर जाएं, और प्लेलिस्ट में हमारे पास फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों वीडियोज की, तीनों जो पार्ट है हमारे केमिस्ट्री के, उन तीनों पार्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग वीडियोज बने हुए हैं वन शॉट। उन वन शॉट वीडियो को आप देखें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा धार दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन कौन से कोटि की अभिक्रिया है? ओहो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है भाई। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे रहता है तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही कमजोर, कमतर और बहुत लोअर कंडीशन में चल रही है। आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर है रेडियो एक्टिव विघटन में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ध्यान देंगे, रेडियो एक्टिव विघटन जो है वो कौन से कोटि की अभिक्रिया है बेटा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र में ग्राफ का शीर्ष जो होता है वो होता है अति संभाव्य, वो होता है आपका मैक्सवेल ऊर्जा वितरण वक्र में जो ग्राफ का शीर्ष होता है वो होता है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा की तरफ। किसकी तरफ होता है बेटा?
गतिज ऊर्जा के संभव होता है अति संभाव्य गतिज ऊर्जा, अति संभाव्य गतिज ऊर्जा के संगत होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सीयू का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेटा जी बहुत अच्छे तरीके से आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के आना है, क्योंकि सीयू का इसलिए पूछ सकता है आपसे, सीयू का पूछ सकता है, पीटी का पूछ सकता है, पीडी का पूछ सकता है, और इसलिए इनका पूछ सकता है आपसे, और इसके अलावा एनआई का पूछ सकता है आपसे, किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है डी ब्लॉक में। तो आप यहाँ करेंगे आर्गन, आर्गन हमारे पास 18 होता है, 18 के बाद हमारे पास 3D आता है, 3D में 4 होते हैं, और 5s जो होता है उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन बेटा जी इसको आप ऐसे ना लिख करके अगर यहाँ लिखोगे 3D5, अगर यहाँ लिखोगे आप, अगर 3D4 और 5s2 ना लिख करके यहाँ अगर लिखोगे, अगर आप यहाँ लिखोगे 3D5 4s2 तो ज्यादा सही रहेगा। वो इसलिए सही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम है कि अर्धपूर्ण और पूर्ण भरे हुए कक्षक जो होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। यहाँ हमारे पास डी भी अर्धपूर्ण हो गया है और एस भी क्या हो गया बेटा जी, अर्धपूर्ण हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा संकुल यौगिक काम में आता है? तो बेटा जी एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण जो होता है उसमें हमारे पास 3 प्रकार के संकुल यौगिक काम में आते हैं, जिनमें हमारे पास पहला संकुल यौगिक जो है वो है आपका एनआई निकल, दूसरा है पीडी पैलेडिनम, और तीसरा है प्लेटिनम। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम तीनों यौगिक जो हैं वो हमारे किसके काम आते हैं बेटा जी, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में काम आते हैं। ये तीनों के तीनों यौगिक जो हैं वो एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक क्लोरोफेनिकॉल, क्लोरीन युक्त जो प्रतिजैविक है अपना क्लोरोफेनिकॉल, उसमें किसके इलाज के लिए प्रभावी है? ध्यान रहे जीवाणु जो होते हैं हमारे, उन जीवाणु के संक्रमण जो होता है जीवाणुओं का, उसके इलाज के लिए क्या है, ये प्रभावी रूप से काम आता है। जीवाणुओं के संक्रमण को खत्म करने के लिए क्लोरोफेनिकॉल जो है वो काम आता है, मतलब कि ये एंटीबायोटिक है। क्या है बेटा जी? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट हमारे पास है मैथेनॉल को क्या कहते हैं? बेटा मैथेनॉल का जो नाम है, साधारण नाम, वो है कास्ट स्प्रिट। क्या नाम है इसका बेटा? कास्ट स्प्रिट बोल सकते हैं इसको, या कास्ट एथेनॉल बोल सकते हैं इसको, और मैथेनॉल को बोल सकते हैं कास्ट एथेनॉल, या फिर एथिल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एथिल अल्कोहल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक क्या जवाब दें हम, बताइए। तो बेटा आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आप कास्ट स्प्रिट लिख के आओगे तो एकदम आपका आंसर क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्म एल्डिहाइड का, इसका बेटा जी फॉर्म एल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है वो होता है फॉर्मेलिन। जो हमारे पास मृत जीव होते हैं उनके नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए काम आता है फॉर्मेलिन। और फॉर्मएल्डिहाइड का जो 40% फॉर्मएल्डिहाइड का 40% जो जलीय विलयन होता है उसको बोला जाता है फॉर्मेलिन। क्या बोला जाता है? फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सरलतम एमिनो एसिड, सरलतम एमिनो अम्ल जो प्रकाशिक गुणन नहीं, प्रकाशिक गुणन नहीं है, वो कौन सा होता है? ध्यान दें, ऐसा एमिनो अम्ल जो प्रकाशिक गुणन नहीं है उसका नाम आपको यहाँ बताना है। ऐसा अम्ल जो प्रकाशिक गुणन नहीं है उसका नाम बताना है। उस अम्ल का नाम है बेटा जी ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन नामक जो अम्ल है वो प्रकाशिक गुणन नहीं होता है, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, इसलिए ये क्या होता है? प्रकाशिक गुणन नहीं होता है, प्रकाशिक गुणन नहीं होता है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, आणविक संरचना के आधार पर क्रेटीन जो होता है वो किस प्रकार का प्रोटीन होता है? बेटा जी क्रेटीन जो होता है वो रेशेदार प्रोटीन होता है। कैसा होता है बेटा? रेशेदार प्रोटीन होता है, और रेशेदार को बोलते हैं फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबरस प्रोटीन। और जबकि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है वो होता है बेटा जी आपका गोलाकार प्रोटीन। कैसा होता है बेटा जी? गोलाकार प्रोटीन। तो ध्यान रहे आपको, आणविक संरचना के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, पहला होता है रेशेदार प्रोटीन और दूसरा होता है गोलाकार प्रोटीन। क्रेटीन जो एग्जाम्पल है वो है आपका रेशेदार प्रोटीन का, और दूसरा इंसुलिन जो एग्जाम्पल है वो है आपका गोलाकार प्रोटीन का। नेक्स्ट, ये भी हमारे पास खत्म हो गया है। बेटा जी आप सभी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार अवगत करा देता हूं। हम लोगों ने 18 तो कर लिए हैं एमसीक्यूज, और एक एमसीक्यूज आपका आधे नंबर का है, तो 9 नंबर तो हमारे एमसीक्यूज से कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करें, हमने 10 कर लिए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, और 10 फिलिंग द ब्लैंक्स आधे आधे नंबर के हैं, तो हमने 5 नंबर यहां से प्राप्त कर लिए हैं। 14 मार्क्स का पेपर हम लोग कर चुके हैं। अब आती है बारी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की,
और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उनको करने की बारी अब हमारे पास आ गई है। अब देखते हैं उनका आंसर कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट से, यदि 10% W/W जलीय H2SO4 का घनत्व 1.84 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब है, तो -3 है, तो H2SO4 की मोलरता की गणना कीजिए। बेटा जी इसमें आपको ध्यान रखना है इस घनत्व का कोई भी यूज नहीं है, ये जो घनत्व दे रखा है उसका कोई भी यूज नहीं है। इस क्वेश्चन को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, घनत्व जो दे रखा है उसका कोई यूज नहीं है। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। मैं इधर इस क्वेश्चन को एक बार आपके सामने करने की कोशिश करता हूं। नीचे हमारे पास खूब सारी स्पेस बचा हुआ है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। देखिए हमारे पास स्पेस जो है वो खूब सारा इधर बच रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को यहां आराम से बिल्कुल करते। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अब आपको देखना है कि 10% W/W सॉल्यूशन है, तो बेटा जी इसमें हमारे पास 10% तो होगा, या 10 ग्राम जो होगा वो तो होगा बेटा हमारे पास में H2SO4। क्या होगा बेटा? H2SO4। और 90 ग्राम जो होगा वो होगा हमारे पास पानी। क्या होगा बेटा? 90 ग्राम क्या होगा? पानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम लोग कि H2SO4 का जो अणुभार है वो अणुभार कितना होता है? H2SO4 का अणुभार, अणुभार कितना होता है बेटा जी? अणुभार होता है H2SO4 का 98। तो बेटा पहले भी हम लोग एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं, मोलरिटी M इज इक्वल WB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WB। अच्छा यहाँ क्या निकालनी है? मोललता निकालनी। WB अपॉन 1000 MB मल्टीप्लाई, और यहां से हम लोग कर सकते हैं ये MB मल्टीप्लाई, अच्छा ये ml में आएगा बेटा, ग्राम में नहीं आएगा क्योंकि W/W है बेटा। सॉरी, ग्राम में कर सकते हैं इसको, ये ग्राम में हो गया हमारे पास, ये भी ग्राम में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसको करने के लिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं MB, और यहाँ हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डेंसिटी दे रखी है और यहाँ मास दे रखा है, तो मास अपॉन डेंसिटी से क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये सॉल्यूशन हम लोगों ने शेखावाटी मिशन 100 जब किया था तो उसमें आराम से इसको सॉल्व किया था। आप उसमें जाकर के अगर देखना चाहें तो इसका पूरा सॉल्यूशन एक बार आप डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनता है वो बनता है, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है? देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको शेखावाटी मिशन में करा चुका हूं कि कच्चा आम जो होता है उसको लवणीय पानी में विलयन में जब रखते हैं तो आम क्या होता है? सुकड़ जाता है, क्योंकि उस पर परासरण दाब लगता है, और बाह्य परासरण की क्रिया होने की वजह से आम जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा जी? सुकड़ जाता है। आम जो होता है वो क्या हो जाता है? सुकड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है वो होने वाला है बेटा जी, सेल के मानक विभव एवं साम्य स्थिरांक के बीच संबंध बताना है हमें। सेल का मानक विभव जो होता है उसको बोलते हैं ई नॉट सेल। क्या बोलते हैं बेटा जी? ई नॉट सेल। इसके और साम्य स्थिरांक होता है हमारे पास केसी, इन दोनों के बीच में क्या बताना है? संबंध। तो यहां से संबंध होने वाला है 0.0592 अपॉन एन, और यहां होने वाला है लॉग लॉग केसी। क्या होने वाला है बेटा जी? लॉग केसी। ये संबंध हमारे पास यहां बनने वाला है, ई नॉट सेल अपॉन ई नॉट सेल इज इक्वल 0.592 अपॉन एन लॉग केसी। बेटा यहाँ लॉग केसी जो है वो आपका होने वाला है साम्य स्थिरांक, और एन जो होने वाला है वो नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रोसेस। और ई नॉट सेल जो होने वाला है वो होने वाला है आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? एक उदाहरण से ही समझाइए, परा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? देखिए ऐसे तत्व जो यूरेनियम 92 के बाद में आते हैं, ऐसे तत्व जो यूरेनियम 92 के बाद में आते हैं उनको बोला जाता है परा यूरेनियम तत्व। क्या बोला जाता है बेटा जी? परा यूरेनियम तत्व। ऐसे सभी तत्व जो यूरेनियम 92 के बाद में आते हैं उनको बोला जाता है परा यूरेनियम तत्व। और परा यूरेनियम तत्व जो होते हैं उनका एग्जाम्पल की हम लोग अगर बात करें तो उनका एग्जाम्पल है, परा यूरेनियम तत्व जो है उसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो परा यूरेनियम तत्व में हमारे पास एग्जाम्पल है नेप्टूनियम। नेप्टूनियम Np जो है वो परा यूरेनियम तत्व का एग्जाम्पल बनता है। नेप्टूनियम जो है वो परा यूरेनियम तत्व का एग्जाम्पल है। नेप्टूनियम का प्रतीक जो होता है वो होता है सिंबल Np। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में के लिए CFSE का
संबंध बताना है तो CFSE को दिखाते हैं डेल से। डेल टी का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राइडल इज इक्वल 4/9 डेल ओ। 4/9 डेल ओ। बेटा जी हमारे पास कहने को है कि डेलो जो है उसके लगभग आधा होती है डेल टी। डेलो के लगभग आधा होती है डेल टी। अगर 4/8 होता तो ये आधा हो जाता। इसका मतलब है कि डेल टी बराबर 4/9 डेलो हम कह सकते हैं। डेलो का मतलब है अष्टफलकीय यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और डेल टी का मतलब है चतुष्फलकीय यौगिक के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास है अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में दो अंतर बताइए। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इधर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि और दूसरी तरफ लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता। क्या लिखेंगे बेटा जी? अभिक्रिया की आणविकता। ऐसे लगाएंगे, या पहला अंतर लिखेंगे यहां दूसरा अंतर लिखेंगे। बिल्कुल टेबल बना के आपको बिल्कुल सजा के आना है कॉपी को। कॉपी को बिल्कुल सजा के आना है। एक एक बच्चा इस बात को ध्यान रखे, कॉपी जितनी सजी रहेगी नंबर उतने मजे रहेंगे। आपके नंबर उतने ही ज्यादा आने वाले हैं जितनी आपकी कॉपी वर्क क्या होगा, बेस्ट होगा। बेस्ट आपका कॉपी वर्क होगा तो आपके बेस्ट से बेस्ट नंबर आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे, अच्छा इसमें अंतर बता देते हैं। अभिक्रिया की कोटि जो होती है वो होती है बेटा जी आपकी प्रायोगिक राशि। कैसी होती है बेटा जी? प्रायोगिक राशि है। ये सैद्धांतिक राशि है, ध्यान रहे। इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है, इसका मान भिन्नात्मक हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है, लेकिन ये हमेशा और हमेशा कैसी होगी? पूर्णांक होगी। कैसी होगी बेटा जी? पूर्णांक होगी। अभिक्रिया की कोटि जो है वो कैसी होगी? पूर्णांक नहीं हो। अभिक्रिया की कोटि पूर्णांक हो सकती है, आपके भिन्नात्मक हो सकती है, आपके पूर्णांक हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है वो आपकी ऑलवेज कैसी रहेगी बेटा जी? पूर्णांक रहने वाली है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता कैसी रहने वाली है? पूर्णांक रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि अणु X का Y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की बलगतिकी को अनुरूप है। यदि X की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो Y के बनने की दर क्या होगी? बेटा किसी भी रिएक्शन में किसी एक कंपोनेंट के घटने की दर और दूसरा कंपोनेंट अगर उससे बन रहा है, जैसे मान लो X जो है वो Y बना रहा है, तो X के घटने की दर और Y के बनने की दर दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। X के घटने की दर और Y के घटने की Y के बनने की दर, भाई X जितना घटेगा उतना ही तो Y बनेगा। अब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि X के घटने की दर और Y के बनने की दर दोनों दर क्या होंगी हमारे पास? बराबर होंगी। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान बोर्ड पर आपका होना चाहिए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से। कुछ चीजें रफ करनी होंगी क्योंकि बोर्ड जो है वो पूरा भर चुका है। इन चीज़ों को थोड़ा रफ करेंगे तो आपको आराम से लिखने को जगह मिलेगी और इसको आराम से हम लोग समझ पाएंगे। देखिए एक्स जो है वो वाई में चेंज हो रहा है बेटा। अगर इसका रेट लिखे रिएक्शन का तो आर जो होगा वो के और एक्स की पावर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो 2 लिख देंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? 2 लिख देंगे। बेटा अगर एक्स की कंसंट्रेशन जो है वो 3 गुनी कर दी जाती है, कितनी गुनी कर दी जाती है? 3 गुनी कर दी चलो हमने, तो रेट जो है वो 9 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा बेटा? 9 गुना हो जाएगा। रेट कितना गुना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 9 गुना हो जाएगा। रेट कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। तो रेट अगर हमारे पास 9 टाइम बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि y के बनने की दर जो होगी वो कितनी गुनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। तो आपको इसको सॉल्व करके और लिख के आना है। अतः हम कह सकते हैं कि y के बनने की दर 9 गुना बढ़ जाएगी। x की अगर सांद्रता को, x की सांद्रता को 3 गुना करते हैं, x की सांद्रता को 3 गुना करते हैं तो y के बनने की दर जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा? 9 गुनी हो जाएगी। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना बनाइए। कार्बोक्सिलेट आयन आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। RCOO माइनस को बोला जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना आप इस तरीके से बना सकते हैं, C+O माइनस। बेटा माइनस जो है वो यहाँ रेगुलेट करेगा और रेगुलेट करने के बाद में यहाँ हमारे पास बनेगा RC और यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा तो हमारे पास इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होगा और ये बन जाएगी हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचना RC+O, नीचे ऑक्सीजन के पास माइनस है, माइनस जो है वो इधर जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा जी? डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ डबल बॉन्ड दूसरा बन चुका है। ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा और नीचे एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये एनिलीन की क्या है बेटा जी? सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन की क्या है? अनुनादी संरचना है। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारे पास, एनिलीन के डाई एजोटीकरण
एनिलीन के डाइआइसोटीकरण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। बेटा जी आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि एनिलीन जो है, एनिलीन जो होता है वो होता है आपका RnH3, RnH2। एनिलीन क्या होता है बेटा, सॉरी एनिलीन होता है अपना ARNH, एनिलीन होता है ARNH3, ARNH3। तो बेटा जी यहां से एनिलीन के लिए हम अगर बात करें तो हमारे पास होगा एनिलीन में बेंजीन वलय के पास अगर हमने NH2 लगा दिया है तो इसको बोलते हैं एनिलीन। और एनिलीन की डाइएजोटीकरण, एनिलीन के डाइएजोटीकरण की रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देना है तो बेटा एनिलीन का डाइएजोटीकरण होता है NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में। जब हम 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर रखते हैं तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है प्लस NaCl बाहर होता है प्लस HNO2 बाहर हो जाता है। यहां से इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं कि बेंजीन की जब हम लोग डाइएजोटीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं तो H2O निकलता है बेटा। यहां से क्या निकलता है, H2O निकलता है, H2O। तो हमारे पास एक तो बनता है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एक NaCl बाहर निकलता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस रिएक्शन को आप कर सकते हैं। और रिएक्शन में एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जितनी भी नेम रिएक्शंस आप करके आते हैं या जितनी भी रिएक्शंस करके आते हैं उन रिएक्शंस के नीचे आपको हमेशा हमेशा उनके IUPAC नाम जो है वो लिख के आने हैं। जैसे इसको एनिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, डीएनए तथा आरएनए में दो अंतर बताइए। इसमें बताने बेटा जी, डीएनए और आरएनए में दो अंतर आपको बताने हैं। डीएनए और आरएनए में दो अंतर आपको बताने हैं। बेटा डीएनए आरएनए में दो अंतर बताने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए और आरएनए दोनों को लिखेंगे। और डीएनए आरएनए को कैसे लिखेंगे, वो लिखने का तरीका आपका होना चाहिए, यहां आप लिखेंगे डीएनए, यहां आप लिखेंगे आरएनए। बेटा जी अंतर करने के लिए यहां एक टेबल बनाओगे, यहां पहला अंतर लिखोगे और यहां दूसरा अंतर लिखोगे। सबसे पहली बात, डीएनए और आरएनए में जो बेसिक अंतर होने वाला है वो होने वाला है आपका नॉमेनक्लेचर का। डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसका नाम होने वाला है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होने वाला है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। पहला अंतर हमारे पास में डीएनए और आरएनए का बेसिक जो अंतर है वो हमारे पास ये आ गया है। दूसरा अंतर अगर आप डीएनए आरएनए का करना चाहें तो दूसरा अंतर हमारे पास डीएनए आरएनए में होता है कि इसमें नाइट्रोजनी क्षारक के रूप में डीएनए में पाया जाता है आपके साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन। डीएनए में पाया जाता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन। और इसमें भी पाया जाता है साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमिन की जगह कौन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। थाइमिन की जगह कौन पाया जाता है बेटा जी, यूरेसिल पाया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनी बेस या हम कह सकते हैं नाइट्रोजनी क्षारक हमारा साइटोसिन, ग्वानिन, एडेन और थाइमिन पाया जाता है। या साइटोसिन, ग्वानिन, एडेन और कौन सा पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो यूरेसिल किसमें पाया जाएगा, आर में, क्योंकि आर जो है उसमें यू पाया जाता है, आर यू, आर यू। इसका ध्यान रखना, आर का यू आता है और डी का टी आता है, डी टी आर यू, डी टी और आर यू, डी टी आर यू से ध्यान रखें। साइटोसिन, ग्वानिन और एडेनिन तीनों तो तीनों में दोनों में पाए जाते हैं। उसमें थाइमिन पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, डीएनए में, डीएनए में थाइमिन पाया जाएगा और आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी नियम का लिखते हुए इसके दो अनुप्रयोग बताइए। बेटा जी हेनरी नियम को आपको बता देता हूं एक बार में। हेनरी का जो नियम है वो आपका शेखावाटी मिशन में अच्छे तरीके से हम लोग कर चुके हैं। और इसके दो अनुप्रयोग मैं आपको बता दूं। हेनरी नियम का अनुप्रयोग आपको बताना है कि हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार हम लोग दो प्रकार के अनुप्रयोग इसके पढ़ सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को जब हम बंद करते हैं तो उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है, क्योंकि उच्च दाब की वजह से गैस का जो घुलनशील है या गैस की जो विलेयता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गैस की विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। हेनरी नियम को आपको बहुत अच्छे से लिखना है। एम के साथ अगर आप लिखना चाहो तो हेनरी नियम को एम के साथ लिख सकते हो, और यहां से अगर आप P प्रोपोर्शनल एक्स बी के साथ लिखना चाहो तो P के साथ एक्स बी के साथ लिख सकते हो, मतलब मोलेंस के साथ भी लिख सकते हो। और आप चाहो तो हेनरी नियम को आप प्रेशर के साथ या फिर घुली हुई गैस की मोल और या मात्रा के आधार पर भी आप लिख सकते हो। हमारे पास इसके दो अनुप्रयोग में से पहला अनुप्रयोग आपका कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को जब बंद किया जाता है तो उसका दाब, ढक्कन को जब बंद किया जाता है उसका दाब क्या करते हैं, दाब बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दूसरा अनुप्रयोग होता है इसका एनोक्सिया।
एक रोग होता है एनोक्सिया और एक होता है बेंड्स। तो एनोक्सिया और बेंड्स दोनों को आपको याद रखना है, दोनों बीमारियां हैं। एनोक्सिया जब उच्च स्थान पर जाते हैं तो क्या होता है, एनोक्सिया और बेंड दोनों बीमारी जो है आपको वो शेखावाटी मिशन में बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखी है, उनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कुछ एनोक्सिया, बेंड और इन तरीके की बीमारियों के बारे में। अभी करते हैं कंटिन्यू आगे। नेक्स्ट आ गया है हमारे पास न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन से दिया गया है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। ये न्यूमेरिकल हमारे पास आ गया है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं इसको। 1.80 ग्राम हमारे पास जो है वो आ रहा है। 1.80 ग्राम हमारे पास अवाष्पशील विलेय पदार्थ आ रहा है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेय का क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। इसमें बेटा जी आपसे पूछा गया है एमबी को। किसको पूछा गया है, आप यहां से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें जो पूछा गया है आपसे वो पूछा गया है बेटा जी एमबी को। किसको पूछा गया है, एमबी को। और एमबी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। जब हम बात करें आपके क्वथनांक और उन्नयन की, तो हमारे पास अगर बात करें क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू हम देखें यहां से, तो हमारे पास कितना बढ़ गया है, 354.11। और कितने से बढ़ा है बेटा जी, 353.23 से बढ़ा है। तो यहां हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो 8 आएगा, और यहां भी हमारे पास 8 आएगा, और ये 1 हो जाएगा। मतलब 0.88 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। 0.88 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है या हमारे पास क्वथनांक उन्नयन जो है वो कितना हो गया है, 0.88%। अब इसके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट और हो सकती है, हम लिखते हैं एक फॉर्मूला जो एमबी को डिनोट करता है या एमबी को बताता है। देखिए एमबी जो होता है वो होता है आपका बेटा जी केबी मल्टीप्लाई, एमबी जो होता है वो होता है आपका केबी मल्टीप्लाई डब्लू, डब्लू बी, केबी मल्टीप्लाई डब्लू बी अपॉन, यहां होता है डेल्टा टीबी, यहां होता है डेल्टा टीबी, और यहां होता है 1000। क्या होता है, 1000, सॉरी यहां होता है W1, या क्या होता है W1, डब्लू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डब्लू ए, यहां होता है डब्लू ए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये होता है आपका डब्लू ए। तो बेटा जी यहां लिख सकते हैं आप डब्लू ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्वथनांक उन्नयन से या क्वथनांक में उन्नयन से आप लोग किसी भी पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं, मोलर द्रव्यमान यहां से निकाल सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन से किसी भी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान आप यहां से आराम से निकाल सकते हैं। क्वथनांक उन्नयन से मोलर द्रव्यमान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। देखिए अब आप यहां से फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे चीजों को, और आपके पास आंसर आराम से यहां से आ जाएगा। फॉर्मूले में एक एक चीज को आप यहां से पुट करेंगे, और आपके पास जो आंसर है वो बिल्कुल सटीकता के साथ में आंसर यहां आता आपके पास जाएगा। देखिए हमारे पास केबी की जो वैल्यू है वो दे रखी है बेटा जी इसमें। केबी की वैल्यू हमारे पास इसमें दे रखी है। अवाष्पशील विलेय को इतना घोला गया है, बढ़ाकर इतना लिया गया है बेंजीन के लिए। टू 2.53 एमबी जो है, केबी की वैल्यू है 2.53, यहां हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू केबी के अलावा डब्ल्यूबी की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ रही है बेटा जी डब्ल्यूबी की जो वैल्यू है वो आ रही है 1.80 ग्राम, और डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.88 केल्विन। और डब्ल्यू ए जो है वो हमारे पास वो क्या है, बेंजीन। वो क्या है, बेंजीन।
तो बेंजीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर मास होता है वो होता है बेटा जी 90। कितना होता है? 90। तो हमारे पास ये आएगी, और यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको एक बार सॉल्व करने पर देखते हैं कितना हमारे पास वैल्यू आती है। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 28 ग्राम पर मोल यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी। कितनी आएगी? 58 ग्राम पर मोल यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। 58 ग्राम पर मोल, या तो इसको हटा दें, एक मिनट, 58 ग्राम पर मोल यहाँ से वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का क्या होता है? दोगुना होता है। इस क्वेश्चन को भी करते हैं और देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे होने वाला है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो होने वाला है वो क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन को हम शेखावाटी मिशन में भी कर चुके हैं और बहुत अच्छे से आप यहाँ इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट, यहाँ इसमें दिया गया है आपको कि 99% पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो 90% पूर्ण होने में जो समय लगेगा उसका दुगना होता है। इसको हमें करना है प्रूफ। क्या करना है? प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, देखिए, हाँ भाई देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है T99, बेटा एक बार पेन चेंज करते हैं व्हाइट पेन से। T99% जो है उसको पूर्ण होने में समय जो लग रहा है, इसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन के, और यहाँ हमारे पास जो आता है वो आता है log 10, और यहाँ जो आएगा वो आएगा 100। 100 क्या है बेटा जी? A0। ए नॉट की मतलब क्या है? प्रारंभिक सांद्रता कितनी है अभिकारक की हमारे पास। यहाँ हमारे पास अभिकारक में से प्रारंभ में से कितना चला गया है? एक चला गया है। कितना चला गया? 99% क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया है। तो बचा कितना? ए। तो T99 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.303 अपॉन के, और यहाँ हमारे पास आ रहा है log 10, और log 10 में यहाँ हमारे पास क्या जाएगा? 100 अपॉन 1। तो बोले 100 ही है। तो T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है log 10, और यहाँ 100 का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस के, सॉरी 10 की पावर ए नॉट अपॉन ए। 10 की पावर 2 हो गया। 10 की पावर कितना हो गया बेटा जी? 10 की पावर 2, -2 नहीं बेटा, 10 की पावर 2। यहाँ 10 की पावर 2 जो है वो हो गया। नेक्स्ट इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 99% इज इक्वल 2.303 अपॉन के, और यहाँ हमारे पास आएगा लॉगरिथम को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 2। क्या आएगा बेटा जी? मल्टीप्लाई 2। क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2 log 10 और 10, और log 10 10 का मतलब कितना होता है? एक होता है। कितना होता है इसका मतलब? एक होता है। तो बेटा जी ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया है। दूसरा समीकरण जब हम बनाते हैं तो T90% के लिए करते हैं, तो 2.303 अपॉन के, यहाँ हमारे पास होगा log 10 और 100 अपॉन 100 माइनस 10। कितना आएगा? 100 माइनस 90, सॉरी 100 माइनस 90। तो यहाँ से T90% जो आएगा वो आएगा 2.303, और यहाँ आएगा log 10, 10 100 अपॉन 10, और 100 अपॉन 10 का मतलब 10 होता है, और log 10 10 का मतलब 1 होता है। तो हमारे पास यहाँ T90% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.303 log 10। ये वैल्यू हमारे पास आएगी अपॉन के। तो बेटा जी पहला हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया हमारे पास ये वाला, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या आया? ये वाला। तो इक्वेशन नंबर 1/2 करते हैं। इक्वेशन नंबर 1/2 करते हैं। T99% अपॉन T90% इज इक्वल 2.303 अपॉन के log 10 मल्टीप्लाई 2, और ये log 10 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपॉन में 2.303 अपॉन में 2.303, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं बोर्ड को जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, यहाँ अपॉन के ये आ जाएगा भाई हमारे पास, और यहाँ मल्टीप्लाई कितने का है? 2 का मल्टीप्लाई है। ये बात ध्यान रखनी है आपको।
तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या 2। तो T 99% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई T 90% के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, या नीचे लिखना पड़ेगा आपको कि अतः सिद्ध है कि T 99% किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में जो समय लग रहा है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय के क्या होता है, दोगुना होता है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को क्या करके आना है, प्रूव करके आना है। भैया जी एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ लिखना है जिससे कि आपको फुल मार्क मिले, नहीं तो आपको नंबर मिलने में दिक्कत होगी। लेंथेनॉइड संकुचन जो है, पेन को करते हैं चेंज। देखिए लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं तथा इसके दो प्रभाव बताइए। लेंथेनॉइड संकुचन आपको बताना है कि 4f जो ऑर्बिटल होता है उसकी शील्डिंग होती है पुअर, और पुअर शील्डिंग होती है 4f ऑर्बिटल की। उस पुअर शील्डिंग की वजह से हमारे पास जो इफेक्ट लगता है वो इफेक्ट कौन सा लगता है बेटा जी, वो लगता है हमारे पास 4f की पुअर शील्डिंग की वजह से जो इफेक्ट लगता है वो इफेक्ट लगता है लेंथेनॉइड संकुचन। और इसमें क्या होता है, परमाणुओं का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो मेटल आते हैं लेंथेनॉइड के बाद में उसका आकार लेंथेनम के बाद में उसका क्या होता है, छोटा होता है। इसके दो प्रभाव आपको दिखाई देते हैं। पहला प्रभाव इसका जो होता है वो होता है बेटा जी आपका कि लेंथेनॉइड के बाद में 4D और 5D सीरीज आती है। लेंथेनॉइड से पहले 4D आती है और बाद में 5D आती है। तो 4D और 5D सीरीज के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के बीच में हम लोग त्रिज्या का अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तत्व जो होते हैं दोनों हमारे पास में, जैसे लेंथेनम के 4D और 5D के जो मेटल होते हैं उन मेटल के बीच में जो त्रिज्याओं का अंतर होता है, वह त्रिज्याएं जो होती हैं उनका बीच में कोई अंतर नहीं होता है। त्रिज्याओं के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि संगत 4D और 5D के संगत जो तत्व होते हैं उनकी त्रिज्याओं को अंतर नहीं कर सकते। मतलब 4D और 5D के जो मेटल होते हैं उनके गुणों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। पहला तो आपको बस ये इसका प्रभाव है। और दूसरा जो प्रभाव हम इसका कहें या कंसिक्वेंस जो दूसरा है इसका, वो कंसिक्वेंस निकलेगा यहाँ से कि हम लेंथेनॉइड की जो क्षारीय प्रकृति है, लेंथेनॉइड तत्व जो है उनकी क्षारीय प्रकृति या लेंथेनॉइड तत्वों के बाद में आने वाले तत्वों की जो क्षारीय प्रकृति है उस क्षारीय प्रकृति के बारे में हम लोग यहाँ से नहीं बता सकते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये बात हमें यहाँ से देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है हमारे पास अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्रोमेट तत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रोमेट को। देखिए 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 अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रोमेट को अम्लीय विलयन तत्व में तथा डाइक्रोमेट को क्षारीय विलयन। क्रोमेट को किस विलयन में लेना है बेटा जी, अम्लीय विलयन में, तथा डाइक्रोमेट को किस विलयन में लेना है, क्षारीय विलयन में। क्रोमेट को अम्लीय विलयन में। आप लोगों को ये आंसर जो है वो शेखावाटी मिशन जो हमने पहले करवाया था उसके ऊपर मिल जाएंगे, नहीं तो इनके जो आंसर्स हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल हमारा जो है उसको आप लोग एक बार डाउनलोड टेलीग्राम चैनल को देखोगे। और टेलीग्राम हमारा चैनल है फिजिक्स बाई राघव सर जयपुर। टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाई राघव सर जयपुर जो है उस पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं इसको, क्वेश्चंस को लिखने के बाद आंसर्स को आप देख सकते हैं। और शेखावाटी मिशन की अगर आपको वर्चुअल पीडीएफ अगर चाहिए, आपको अगर प्रिंट आउट उसका निकलवाना हो, वैसे अभी एग्जाम में टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई हिम्मत बांध के अगर काम करना चाहे, निकालना चाहे तो निकाल सकता है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स बाई राघव सर जयपुर पर आपको उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है क्रोमेट को अम्लीय विलयन तथा अम्लीय विलयन में तथा डाइक्रोमेट को क्षारीय विलयन में, क्रोमेट को अम्लीय विलयन में तथा डाइक्रोमेट को क्षारीय विलयन में रखने पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए भैया ध्यान से एक एक बात को, दोनों को रखते हैं अम्लीय और क्षारीय विलयन में और क्या प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव देखते हैं। देखिए भाई प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहली बात, क्रोमेट क्या होता है, CrO4-2 को बोलते हैं क्रोमेट। बेटा एक एक बात को ऐसे ही लिख के आना है जैसे लिखाया जा रहा है। ये होता है क्रोमेट। प्लस इसको रखना है क्षारीय अम्लीय माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम के लिए 2H+ लगाएंगे।
तो भैया जी इससे बनता है डाइक्रोमेट। क्या बनता है? डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट बनाने के लिए तो दो लगाना पड़ेगा। तो डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस, ये होता है डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट के साथ क्या बाहर निकलता है? पानी बाहर निकलता है। तो ये तो हो गई आपकी क्रोमेट को किसमें रखने पर? अम्लीय माध्यम में रखने पर। किसमें बेटा जी? अम्लीय माध्यम में रखने पर अभिक्रिया हो गई है। यहां से जरूर आप ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन आएगा क्रोमेट डाइक्रोमेट की संरचना कैसे होती है, या क्वेश्चन आएगा कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो होते हैं उनमें अम्लीय और क्षारीय माध्यम में रखने पर क्या क्या डिफरेंस उनमें आपको देखने को नजर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है हमारे पास। अगला जो बनाना है वो बनाना है आपको डाइक्रोमेट जो आयन है हमारा, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट में तो ऑलरेडी दो है हमारे पास बेटा। तो डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 माइनस, और इसको लगाते हैं हम लोग क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम होता है 2OH माइनस। तो हमारे पास यहां से बनता है 2CrO4 माइनस प्लस H2O। बेटा जी एक बार रिएक्शन की बैलेंसिंग देख लेंगे। यहां हमारे पास दो हाइड्रोजन है, यहां हमारे पास दो हाइड्रोजन है, यहां हमारे पास दो हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारे पास यहां 8 है और एक 9, और यहां भी हमारे पास ऑक्सीजन 9 है। तो ये बात आपको देखनी है। डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आर इंटर कन्वर्टेबल इन पीएच। पीएच माध्यम में अगर हम लोग अम्लीय माध्यम में और क्षारीय माध्यम में अगर डाइक्रोमेट को और क्रोमेट को रखते हैं तो हमारे पास ये देखने को मिलता है कि डाइक्रोमेट जो होता है वो क्रोमेट में चेंज होता है, और क्रोमेट जो होता है बेटा जी वो किस में चेंज होता है? डाइक्रोमेट में चेंज हो जाता है। एक बात और आपको देखनी है कि बेटा आपको कलर पूछा जाए तो आप बताओगे कि इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। क्रोमेट का कलर येलो होता है और इसका कलर जो होता है वो आपका ऑरेंज कलर होता है। कैसा होता है? ऑरेंज कलर होता है। नारंगी रंग का जो होता है वो डाइक्रोमेट होता है, और आपका येलो कलर का जो होता है वो कौन सा होता है? क्रोमेट होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। उपसहसयोजक यौगिक से निम्नलिखित उपसहसयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताइए। एक एक यौगिक का आईयूपीएसी नाम हम बड़े तरीके से यहां लिखने वाले हैं। एक एक यौगिक जो है हमारा उसका आईयूपीएसी नाम हम लिखेंगे। आईयूपीएसी नाम लिखने का क्या तरीका होता है उस तरीकों को एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं गारंटी के साथ। पेपर में आपके 22 तारीख को जो पेपर होने वाला है, 22 मार्च 2025 को जो आप पेपर देने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन जरूर से जरूर होने वाला है। देखिए आपके पास है सबसे पहला K4 FeCN6। बेटा जी बुक का पहला एग्जाम्पल है ये K4 FeCN6। अगर आपको ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, ये मान लो भाई। देखिए K4 FeCN6 इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं, हमारे पास ये जो पार्ट है वो धनायनिक पार्ट है, इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम होता है पोटेशियम। क्या होता है बेटा जी? पोटेशियम। क्या हो गया? पोटेशियम। नेक्स्ट लिगेंड कितने हैं? 6। तो 6 लिगेंड के लिए क्या आएगा बेटा जी? हेक्सा। नियम नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं भाई, क्योंकि आप इस समय इतना फोकस करें डायरेक्ट नाम पर। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। साइनो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि नेगेटिव लिगेंड साइनाइड लगा हुआ है, साइनो। और नेक्स्ट हम लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे बेटा जी? फेरेट। बेटा फेरिक क्यों नहीं लिख रहे हैं? बेटा इसलिए नहीं लिख रहे हैं फेरिक क्योंकि हमारे पास नेगेटिव ये जो पार्ट है वो कौन सा है? एनायनिक पार्ट है। कौन सा पार्ट है ये? एनायनिक पार्ट है। जब हमारे पास संकुल यौगिक एनायनिक होता है तो हम क्या लिखते हैं उसका? 8 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8। तो फेरेट। अब लिखेंगे इसकी क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप यहां से करेंगे 4 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स प्लस 6 माइनस 1 बराबर 0। एक्स इज इक्वल टू -6 प्लस का 4, सॉरी प्लस का 6 और माइनस का 4। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आएगी वो प्लस का 2 हमारे पास आ जाएगी। तो यहां हमारे पास इसका नाम होगा सेकंड। ये हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड आयन। यहां हम लिख सकते हैं आराम से पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड आयन। नेक्स्ट हमारे पास जो होने वाला है वो एग्जाम्पल है हमारा अगला एग्जाम्पल है K3FeC2O4 3। K3Fe2O4 का होल थ्राइस। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे
देखिए भाई, इसको कैसे करेंगे। हमारे पास है K3Fe C2O4 एक लिगेंड है, और इस लिगेंड को बोलते हैं ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं बेटा जी? ऑक्सीलेटो। तो यहाँ हमारे पास पोटेशियम फिर से आ जाएगा, और इसका नाम पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। ट्राई नेगेटिव लिगेंड है तो ओ आएगा बाद में, ऑक्सीलेटो जैसे साइनो आया था, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो। और यहाँ आएगा फेरेट, फेरेट पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट, और यहाँ आएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 3 × 1 प्लस एक्स माइनस प्लस 3 - 2। बेटा ऑक्सीलेटो जो होता है वो नेगेटिव लिगेंड होता है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। कौन सी होती है? -2। तो यहां से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आने वाली है, वो वैल्यू आने वाली है एक्स की 6 में से 3 आने वाली है बेटा। कितनी आने वाली है? प्लस का 3 वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ हमारे पास क्या लिखना चाहेंगे हम लोग, थर्ड लिख देंगे। क्या लिखेंगे? थर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ से, वो क्वेश्चन बनने वाला है आपका COEN का होल थ्राइस, और पूरे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है उसका क्या लगा दिया हमने? ट्वाइस लगा दिया है। देखिए एक बार ध्यान से, इसको लिखेंगे कोबाल्ट, इसको लिखेंगे कोबाल्ट, सॉरी पहले हम लिखेंगे लिगेंड का नाम बेटा, इसका नाम लिखेंगे पहले, लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो लिगेंड कौन सा लगा हुआ है हमारे पास इसमें? EN, और EN को बोलते हैं इथाइलिन, एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, ट्राई एथिलीन डाई एमीन हमने लिखा है ट्राई एथिलीन डाई एमीन बेटा, ट्राई एथिलीन डाई एमीन, ट्राई, क्योंकि 3 लिगेंड लगे हुए ना, 3। यहां देखेंगे 3 लिगेंड लगे हुए हैं हमारे पास। कितने लगे हुए हैं? 3। तो ट्राई एथिलीन डाई एमीन, ट्राई एथिलीन डाई एमीन, ट्राई एथिलीन डाई एमीन, और यहां जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे कोबाल्ट। और बेटा जी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा इधर ही, और ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे इसकी, वो चीज एक बार आप देखो। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से COEN हमारे पास यहां X होगा, क्योंकि CO की निकाल रहे हैं, X प्लस 3 लिखोगे, फिर यहां लिखोगे आप लोग मल्टीप्लाई 0, क्योंकि ये EN की कितनी होती है? 0, नेगेटिव। ये तो कैसा लिगेंड है आपके पास में? न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 होगी। और प्लस में यहां बात करेंगे, अच्छा इसके 2 आएगा बेटा मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है, 3, और इसकी होती है -2 बराबर में होता है 0। तो 2x -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? प्लस के 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा? कोबाल्ट, और यहाँ लिखेंगे हम लोग थर्ड, और थर्ड के बाद कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा है? ये कैटाइनिक लिगेंड है। कैसा है? हमारे पास कैटाइनिक पार्ट है इसका, क्योंकि ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, बनाइनिक कॉम्प्लेक्स। तो थर्ड लिखेंगे, थर्ड के बाद में क्या आएगा? यहाँ से सल्फेट आएगा बेटा। क्या आएगा? सल्फेट। और सल्फेट लिख सकते हैं या फिर ट्राई सल्फेट लिख सकते हैं, दोनों बातें क्या होंगी? राइट होंगी आपकी। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हम देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनने वाला है यहाँ से, वो होने वाला है हमारे पास में इसी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NiCl4। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे पास बेटा जी। NiCl4 अनुचुंबकीय है, तथा NiCO4 जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे देंगे? NiCl4 तो होता है हमारे पास अनुचुंबकीय है, और NiCO4 जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, जबकि दोनों की संरचना जो होती है वो कैसी होती है बेटा जी? चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, पहला हमारे पास है NiCl4। तो बेटा NiCl4 में भी हमारे पास sp3 होता है। अच्छा इसमें लिगेंड जो आ रहा है बेटा, वो लिगेंड आ रहा है आपका दुर्बल। कौन सा आ रहा है? दुर्बल लिगेंड। और दुर्बल लिगेंड तो है, तो ये हमारे पास युग्मन, युग्मन नहीं कराएगा, युग्मन नहीं कराएगा। और अगर युग्मन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। कैसे रहेंगे? अयुग्मित। और अयुग्मित रहेंगे तो कैसा होगा? ये अनुचुंबकीय रहेगा। कैसा रहेगा? अनुचुंबकीय। जबकि NiCO4 जो है उसमें CO जो है वो कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बेटा जी? प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड होने की वजह से इसमें क्या होगा? युग्मन होगा, पेयरिंग होगी भैया, पेयरिंग होगी। क्या होगी बेटा जी? पेयरिंग। और पेयरिंग होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। कैसा हो जाएगा?
प्रतिचुंबकीय। सारे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, तो पेयर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख के आना जैसे मैंने लिखा है, इसको बिल्कुल आपको बड़ा करके लिख के आना है, क्योंकि 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको लिखना है NiCl में हमारे पास दुर्बल लिगेंड होते हैं, जो Cl होता है दुर्बल लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति के कारण इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा सभी इलेक्ट्रॉन की या एक भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होता है, ये युग्मन इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन के युग्मन नहीं होने की वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से इसका व्यवहार कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। लेकिन NiCO4 जो होता है उसमें प्रबल लिगेंड हमारा CO जुड़ा होता है। इस प्रबल लिगेंड CO के जुड़े होने की वजह से हमारे पास जो आता है वो कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है। कैसा होता है बेटा जी, प्रतिचुंबकीय। यहां से इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो, मतलब आपको आंसर बिल्कुल अच्छे तरीके से और सटीकता के साथ लिख के आना है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, ओहो, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। और ये जो अभिक्रिया आपके सामने दिखाई दे रही है वो आपको वुड्स अभिक्रिया दिखाई दे रही है। ये रिएक्शन आपकी है वुड्स अभिक्रिया। कौन सी है बेटा जी, वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की अच्छी रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया। यहां से 2Na के साथ में 2Br जो है वो क्या चले जाएंगे बाहर, तो हमारे पास यहां उत्पाद बनेगा CH3 CH2। CH3 के साथ क्या बनेगा यहां से बेटा जी, CH3 CH2, यहां से फिर CH2 और फिर यहां से CH3, और यहां हमारे पास प्लस के 2Na क्या हो जाएंगे बेटा जी, NaBr बाहर हो जाएंगे, और इसको बोला जाएगा ब्यूटेन। क्या बोला जाएगा, ब्यूटेन। तो एल्केन निर्माण की सबसे अच्छी जो विधि है वो ये वुड्स अभिक्रिया है, और वुड्स अभिक्रिया हमारे पास यहां देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एल्किल हैलाइड की, और एल्किल हैलाइड का ये है नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा जी, नाइट्रेशन। एल्किल हैलाइड का नाइट्रेशन, तो हमारे पास यहाँ एल्किल हैलाइड C6H5 जो है वो बेंजीन है, और बेंजीन पर यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन। बेंजीन पर क्या लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है। और बेंजीन पर जब हमारे पास यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। कौन सी पोजीशन पर बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। और पैरा जो उत्पाद होता है वो अधिक मात्रा में बनता है। कितनी मात्रा में बनता है, अधिक मात्रा में पैरा उत्पाद यहां बनने वाला है। ये होगा पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो बेंजीन, पैरा नाइट्रो बेंजीन। और यहां होगा आपका ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। कौन सा होगा बेटा जी, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। कौन सा होगा, ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन फिर आप देखेंगे, और ये जो रिएक्शन है आपकी वो है आपकी नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे यहां से जो बनने वाला है आपके पास C6H5Cl है, और यहां से आपके पास जो Cl है वो जुड़ने वाला है CH3। ये CH3 यहाँ जुड़ेगा, इसके एक तो जुड़ेगा आपके, सॉरी, एक जुड़ेगा आपका बेटा जी कौन सी पोजीशन पर, ये जुड़ेगा आपका पैरा पोजीशन पर CH3, और एक बार जुड़ जाएगा बेटा जी आपका ऑर्थो पोजीशन पर CH3। कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो CS पोजीशन पर CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है आपको। क्या बनाना है बेटा जी, क्यूमीन जो है उससे आपको बनाना है फिनॉल। क्यूमीन से फिनॉल बनाने की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को आप देखेंगे, क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, क्यूमीन जो है उससे फिनॉल कैसे बनता है। क्यूमीन क्या होता है, सबसे पहली बात, क्यूमीन जो होता है वो होता है आपका, हाँ एक बात और, पेपर में क्यूमीन का नाम भी पूछा गया एक बार। क्यूमीन होता है आपके पास बेंजीन वलय जो है, उस बेंजीन वलय के साथ में CH, और CH के साथ एक CH3 और दूसरा CH3, ये होता है आपका क्यूमीन। क्या होता है बेटा जी, ये क्यूमीन होता है। और इस क्यूमीन का जो नाम होता है वो होता है 1 2 3, इसका नाम होता है 2 फेनिल। क्या नाम होता है इसका, 2 फेनिल। इसका नाम होता है 2 फेनिल प्रोपेन। क्या नाम होता है बेटा जी, 2 फेनिल प्रोपेन। या एक नाम और बता सकते हैं इसका, इसका नाम दूसरा बता सकते हैं आप लोग, 1 2 3, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग 2 प्रोपिल, 2 प्रोपिल 2 प्रोपिल बेंजीन। ठीक है, ये नाम बता सकते हैं। इसमें आप लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसका ऑक्सीजन जोड़ेंगे। ये इंसर्शन रिएक्शन का पार्ट है, और इसमें जब इंसर्ट कराएंगे ऑक्सीजन को तो हमारे पास यहाँ इस तरीके से ऑक्सीजन का इंसर्ट होगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन आप करेंगे
तो आप इस रिएक्शन को अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ से हमारे पास जो प्राप्त होता है और H+ के एडिशन से वो फिनॉल प्राप्त होता है बेटा। क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। और फिनॉल के अलावा यहाँ जो दूसरा यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक के बारे में भी एक बार पेपर में पूछा गया था, और वो यौगिक प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C H3। इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है बेटा जी इसका? एसीटोन। एसीटोन। तो फिनॉल और एसीटोन दोनों यहां से क्या होते हैं बेटा जी? प्राप्त होते हैं। आपको पूछा गया है कि हमारे पास जो यौगिक है, और यौगिक कौन सा है? क्यूमीन। क्यूमीन के जब हम क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ या क्यूमीन के ऑक्सीकरण कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। और फिनॉल के प्राप्त होने के साथ साथ फिनॉल के प्राप्त होने के साथ साथ हमारे पास देखा गया है कि फिनॉल जो है उसके प्राप्त होने के साथ साथ जो सह उत्पाद के रूप में निकलता है वो क्या निकलता है? वो निकलता है बेटा जी आपका एसीटोन। क्या निकलता है? एसीटोन जो है वो सह उत्पाद के रूप में यहां से बाहर जाता है। ध्यान रखें, एसीटोन। और ये बन गया आपका फिनॉल। क्या बन गया बेटा जी? फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। ये तो बहुत फेवरेट रिएक्शन है भैया बोर्ड की। इस बात को तो आप बिल्कुल कान खोल के सुन लें कि ये रिएक्शन तो बहुत ही फेवरेट रिएक्शन है। किसकी? मेरी? आपकी? नहीं, बोर्ड की। किसकी रिएक्शन बेटा जी? बोर्ड की। तो बेटा यहां से हमको बनाना है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। तो फिनॉल की ये हो गई। और फिनॉल से जब हम आधिक्य में HNO3 के रिएक्शन कराते हैं, फिनॉल से जब हम HNO3 के आधिक्य में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो उत्पाद बनने वाला है वो बनने वाला है पिक्रिक एसिड। क्या बनने वाला है? पिक्रिक एसिड। और बेटा जी एक बात का ध्यान रखें, आपसे पिक्रिक एसिड जो है उसका IUPAC नाम पूछा जा सकता है। कौन सा नाम पूछा जा सकता है? IUPAC नाम। इस बात का ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि नाइट्रोजन से जोड़ना है आपको, ऑक्सीजन से नहीं जोड़ना है भैया। नाइट्रोजन से ही जोड़ना है NO2। इसका नाम होगा 1, इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6, हाँ 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और ये एसिड कौन सा होता है? पिक्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है बेटा जी? पिक्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है बेटा जी? ये पिक्रिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में यहां से आ गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड के रूप में होता है। ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह जो होता है वो एल्डिहाइड के रूप में पाया जाता है। इस बात के लिए हम क्या करें? इस बात के लिए हम एक काम कर सकते हैं, जब कभी भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण करना हो, जब कभी भी आपको एल्डिहाइड का परीक्षण करना हो तो आप एक काम करेंगे, इसकी रिएक्शन टोलेन अभिकर्मक के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे बेटा जी? टोलेन अभिकर्मक जो है उसके साथ इसकी रिएक्शन कराओगे। किसके साथ? टोलेन के साथ में। किसके साथ कराओगे? टोलेन अभिकर्मक के साथ। और टोलेन अभिकर्मक आप जानते हैं Ag2। टोलेन अभिकर्मक जो होता है वो होता है बेटा जी आपका Ag2। टोलेन अभिकर्मक जो होता है वो होता है आपके पास Ag2, Ag2O। या अमोनिक सिल्वर नाइट्रेट जो होती है, या अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग सिल्वर नाइट्रेट जो होती है उसको बोलते हैं क्या? टोलुइन। तो टोलेन जो रिएजेंट है उसके साथ इसका परीक्षण कराते हैं। अगर ये ऑक्सीकृत हो जाता है, अगर ये ऑक्सीकृत हो जाता है, रजत दर पर देता है, तो ये गारंटी की बात है कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और अगर नहीं होता है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ग्लूकोज में ऐसा होता है, ग्लूकोज में वास्तव में एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। और एल्डिहाइड की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ किसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? टोलेन रिएजेंट से कराते हैं। और ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट पूछा गया इसमें, ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होता है। ग्लूकोज में एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाने के लिए, ग्लूकोज में एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई जाती है। डाइल्यूट HNO3 के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। और इसका ऑक्सीडेशन जब कराया जाता है, या डाइल्यूट HNO3 के साथ इसका नाइट्रेशन कराया जाता है, तो सैक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा जी? सैक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सैक्रिक एसिड बनता है। तो यहां क्या बनेगा? सैक्रिक एसिड, सैक्रिक अम्ल बनता है HNO3 के साथ अभिक्रिया कराने पर। क्या बनता है? सैक्रिक अम्ल। मतलब कि प्राथमिक अल्कोहल की उपस्थिति को दर्शाने के लिए सैक्रिक एसिड के बनता है इसमें HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी आप इसमें PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा देते सकते हो और PCl5 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित अभिक्रियाओं की केवल रासायनिक समीकरण देनी है। आपको अभिक्रिया के बारे में थ्योरी नहीं लिखनी है, केवल और केवल केवल और केवल केवल और केवल आपको क्या बताना है? उसका रासायनिक समीकरण बतानी है। देखिए भैया जी, एक बार आप देख लीजिए अच्छे तरीके से।
आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए आप इस तरीके से ही। अभी हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। उनमें आपको जो शेखावाटी मिशन हम लोगों ने पढ़ाया है उनके बेस्ड पर क्वेश्चन है, तो मैं एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से आपको बताते हुए चलूंगा। अब ज़्यादा टाइम वीडियो में लगने वाला नहीं है। अभी पहला मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं, तो अभी दूसरा भी सॉल्व होने वाला है। तो पहले मॉडल पेपर में ज़्यादा टाइम लगेगा, दूसरा मॉडल पेपर है उसमें भी सेम टाइम में दूसरा मॉडल पेपर हम लोग खत्म करेंगे। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है कि आप बताइए फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया क्या होती है, स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। बेटा जी फ्रैंकलिस्टाइन और स्वार्ट्स ये दोनों हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है बेटा जी? हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। फ्रैंकलिस्टाइन और स्वार्ट्स ये दोनों हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। और फ्रैंकलिस्टाइन और स्वार्ट्स में आपको ध्यान रखना है कि फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया होती है आपकी जब हमारे पास में आपको बनाना हो क्या, एल्किल आयोडाइड। क्या बनाना हो बेटा जी? एल्किल आयोडाइड। तो RX की रिएक्शन NaI के साथ करा देते हैं, तो यहां से हमारे पास NRI बन जाता है और NaX क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा जी? हमारे पास फ्रैंकलिस्टाइन रिएक्शन है। कौन सी है? फ्रैंकलिस्टाइन। और स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है? सेम रिएक्शन होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। यदि इसकी रिएक्शन NaF के साथ कराई जाती है, किसके साथ कराई जाती है बेटा जी? NaF के साथ। तो यहां से RF बन जाता है और प्लस में NaX बार हो जाता है। हैलोजन विनिमय है, मतलब कि इस हैलोजन का यहां आना और इस हैलोजन का यहां जाना, ये दोनों हैलोजन विनिमय अभिक्रिया है। एक बात नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्रैंकलिस्टाइन में तो F परिवर्तित नहीं होगा और यहां कौन सा होगा? स्वार्ट्स में F। स्वार्ट्स फ्रैंकलिस्टाइन में तो F पहले से ही आ रहा है ना, फ्रैंकलिस्टाइन में तो F पहले से ही आ रहा है, तो F काय का परिवर्तित होगा, लेकिन यहां क्या परिवर्तित होगा? F परिवर्तित होगा। तो स्वार्ट्स फ्लोरीन वाली है और फ्रैंकलिस्टाइन किस वाली है? आयोडीन वाली है। तो फ्लोरीन वाली कौन सी है? स्वार्ट्स। और आयोडीन वाली कौन सी है बेटा जी? फ्रैंकलिस्टाइन। ध्यान रखना इस बात का। चलते हैं नेक्स्ट, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ओहो, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया क्या है आपकी? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? एल्किल हैलाइड दो होते हैं हमारे पास, एक तो एरिल हैलाइड और एक एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन हम Br लेते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में बेटा? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। तो यहां से हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3। और CH3 किससे जुड़ जाता है? बेंजीन से जुड़ जाता है। और बेंजीन से जब CH3 जुड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन बोलते हैं। इस प्रकार से आप रिएक्शन को लिख के आओगे। और सभी रिएक्शंस में एक बात ध्यान रखना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने भी हैं उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे आपको उनके नाम जरूर से जरूर लिख के आने हैं। जरूर से जरूर लिख के आने हैं। ध्यान रहे ये बात आपको कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उनके नाम जरूर से जरूर लिख के आने हैं। देखिए भैया नेक्स्ट अपनी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होता है? और SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में अंतर बताइए। ये अंतर आपको पता होना चाहिए। SN1 SN2 में हमने शेखावाटी मिशन का जो पेपर कराया था ये दोनों क्वेश्चन उसमें कराए हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, ब्रोमिनेशन ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ से फिनॉल के ब्रोमिनेशन में आप यहाँ एक Br ऑर्थो बनाओगे और एक दूसरा Br बनाओगे यहाँ से पैरा। कौन सा बनाओगे बेटा जी? पैरा। पैरा ब्रोमोफिनॉल और ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल यहाँ से हमारे पास बन जाएगा। इसमें पहले हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा ए में वो बनेगा CH3 CH2OH और फिर दोबारा से इसका निर्जलीकरण होगा तो दोबारा से CH2 डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड हमारे पास बनने को मिलेगा यहाँ से। इसमें आपको ध्यान रखना है कि A और B, ए तो पहले तो रिएक्शन करेंगे, फिर A इज इक्वल CH3 CH2OH। दिस इज एथिल एल्कोहल, या इसका यूपीएससी नाम की बात करें तो एथेनॉल। क्या नाम होगा? एथेनॉल। और B इज इक्वल CH2 डबल बॉन्ड CH2। और फिर लिखना भी चाहो तो नीचे लिख देना कि एथीन के हाइड्रोजनीकरण से क्या बना है? एथीन में जब हमने एसिड एथीन की क्रिया H2O के साथ कराई तो हमारे पास क्या बना है? एल्कोहल। और एल्कोहल से वो जब हमने निर्जलीकरण कराया है तो हमारे पास क्या बना है? एथीन वापस से बन गया है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तीसरा है हमारे पास, फिनॉल एल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? इसको आप अम्लीयता को बता सकते हो। देखो ध्यान से एक बार यहाँ, अगर आप फिनॉल को एल्कोहल से अधिक अम्लीयता देखना चाहते हो तो इसमें आपको किस तरीके से करना है, ये होता है हमारे पास फिनॉल और फिनॉल में OH होता है और यहाँ होता है CH3OH। यहाँ होता है हमारे पास में CH3OH।
या क्या होता है बेटा जी हमारे पास CH3OH, ये होता है हमारे पास फिनॉल, फिनॉल, और ये क्या होता है बेटा जी हमारे पास एल्कोहल, एल्कोहल और फिनॉल। यहाँ हमारे पास इसको तोड़ेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, इसको तोड़ेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सा चार्ज पॉजिटिव है। ध्यान रखना एक बात को, इसका जो होता है -I प्रभाव होता है, और यहाँ इसमें हमारे पास जो होता है वो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो अधिक स्थायी होता है। क्या होता है बेटा जी, अधिक स्थायी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिनॉल के द्वारा बनने वाला, फिनॉल के H+ देने पर जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो कौन कैसा होता है, अधिक स्थायी होता है। किसकी तुलना में, एल्कोक्साइड आयन की तुलना में। इसलिए फिनॉल जो होता है वो अधिक अम्लीय होता है, किससे, एल्कोहल से। नेक्स्ट रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कॉल्बे अभिक्रिया, रायमन टीमान अभिक्रिया, पेपर में आने वाली अभिक्रिया अच्छे से देख ले भैया। देखो जी, कॉल्बे रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कॉल्बे रिएक्शन पेपर में बहुत अधिक पूछी जाती है। कॉल्बे रिएक्शन जो है वो पेपर में खूब पूछी जाती है भैया, खूब जो होता है ना, खूब खूब पूछी जाती है पेपर में। देखिए कॉल्बे रिएक्शन, दोनों रिएक्शन जो है वो आपके फिनॉल की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा जी, फिनॉल की। कॉल्बे रिएक्शन में OH जो होता है CO2 के साथ में रिएक्शन करता है। ये किसके साथ, NaOH के साथ, सॉरी किसके साथ करता है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है, और यहां से बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनाता है भैया जी, NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड जो बनता है वो रिएक्शन करता है बेटा जी आपका फर्स्ट CO2 के साथ में, और सेकंड जो लेते हैं उसमें होते हैं H+। और यहां से जो हमारे पास बनता है, बिना मैकेनिज्म के आपको ये रिएक्शन करके आनी है, वो बनता है ONA, वो बनता है हमारे पास यहाँ OH, सॉरी क्या बनता है, OH बनता है, और यहाँ इस पोजीशन पर लग जाता है हमारे पास COOH। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं बेटा जी, सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल बनाने की जो विधि है वो कौन सी है, एक तो कॉल्बे अभिक्रिया है। कौन सी बेटा, कॉल्बे अभिक्रिया। और सैलिसिलिक अम्ल बनाने की जो दूसरी विधि है, जो सैलिसिलिक अम्ल बनाने की दूसरी विधि है, वो विधि कौन सी है बेटा जी, ये तो है कॉल्बे अभिक्रिया। और सैलिसिलिक अम्ल बनाने की दूसरी जो विधि है वो है रायमन टीमान। रायमन टीमान जो रिएक्शन है वो भी सैलिसिलिक एसिड बनाने की विधि है। रायमन टीमान में हम क्या करेंगे, रायमन टीमान में हम लोग लेंगे फिनॉल, और फिनॉल की रिएक्शन CH3 के साथ कराएंगे। फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 के साथ कराएंगे, और यहाँ हमारे पास जो बनने वाला है वो बनने वाला है CHCl3 + 3KOH के साथ कराएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा जी, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये सैलिसिलिक अम्ल बनाने की है बेटा जी, ध्यान रखें। और ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाने की है। क्या बनाने की है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। एक बात ध्यान रखें, अगर इसकी जगह हम लोग CCl4 लेते हैं तो होता है, क्योंकि रायमन टीमान में दो रिएक्शन होती हैं, रायमन टीमान फॉर्मिलीकरण और रायमन टीमान कार्बोक्सिलीकरण। रायमन टीमान अगर फॉर्मिलीकरण आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे CHCl3 के साथ रिएक्शन, और अगर कार्बोक्सिलीकरण आता है तो आप करेंगे CCl4 के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करेंगे। जब आपको क्या बनाना है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बनाना है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम लोग अच्छे तरीके से कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ऐसी अभिक्रिया दीजिए जो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बताने वाली अभिक्रिया आपको बतानी है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताइए जो फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को बताती हैं। फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को चलो देखते हैं। ये हमारे पास फिनॉल है, और फिनॉल की रिएक्शन अगर Na के साथ करा दी जाए, 2 Na के साथ में, तो बेटा जी यहाँ से फिनॉल के 2 अणु ले लिए जाएं, और 2 फिनॉल के अणु ले लिए जाएं, और 2 Na के ले लिए जाएं, तो यहाँ से हमारे पास 2 सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएंगे और H2 गैस बाहर निकल जाएगी। एक बात सुन लिया ध्यान से कि अम्लीयता को बताने के लिए आप एक रिएक्शन करा सकते हैं। जब कभी भी कोई भी धातु किसी भी पदार्थ से मिलकर H2 गैस निकाल रहा है, तो वो जिस पदार्थ से मिल रहा है वो पदार्थ 100% कैसा होगा, एसिडिक होगा। क्योंकि एसिड का नेचर होता है, एसिड जो होते हैं वो धातुओं के साथ मिलकर के क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास चल रहा है, पेपर अपने अंतिम क्षणों में चल रहा है। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो संवाद है वो चल रहा है। सारगर्भित तरीके से आप पढ़ रहे हैं। अभी भी कुछ बाकी है मंजिल को पाने के लिए, इसलिए मेहनत बरकरार रखिए भाइयों। बिल्कुल मेहनत आप लोग बच्चों अगर बरकरार रखोगे तो आपको 100% वो सब मिलने वाला है जिसके लिए आप काबिल हैं।
देखिए, प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का संश्लेषण ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, क्यों? प्राथमिक एरोमेटिक एमीन का संश्लेषण, अरे भाई एरोमेटिक एमीन का संश्लेषण ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण से नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन भी हमने सेकवाटी मिशन में करा रखा है। निम्न को परिवर्तित कीजिए। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित करना है। एनिलीन ले लीजिए और एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित कर दीजिए। यहां से एनिलीन को करना है क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित। यहां से एनिलीन को किस में परिवर्तित करना है बेटा जी? आपको क्लोरोबेंजीन में। एनिलीन से बेंजीन में परिवर्तन, NO2 समूह से ऑक्सी और निर्देशी समूह होते हैं। एनिलीन के नाइट्रो एवं मेटा उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्यों? अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है। ये सब क्वेश्चन जो है वो शेखावाटी मिशन में कराते हैं। समय की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन भी शेखावाटी में हमने कर रखा है। SHE का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी बना रखा है। लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया जो है वो भी हमने करा रखी है। और इन यौगिकों के IUPAC नाम एक बार बता देता हूं मैं आपको। देखिए इन यौगिकों के IUPAC नाम क्या क्या हैं। देखिए एसीटोन जो है उसका IUPAC नाम एसीटोन बना देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका IUPAC नाम होगा 1 2 3। इसका नाम होगा 2 प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा बेटा जी? 2 प्रोपेन। प्रोपेन नहीं, प्रोपेन। 2 प्रोपेन, ना 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 ना, 2 प्रोपेनॉन होगा बेटा जी, क्योंकि कीटोन समूह इसमें लगा हुआ है तो 2 प्रोपेनॉन होगा। एसिड एल्डिहाइड जो है उसका फॉर्मूला होता है CH3 CHO। इसका मतलब 1 और 2। इसका नाम होगा एथेनल। क्या नाम होगा बेटा इसका? एथेनल। और एल्डोल संघनन, ओहो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हेल वोलार्ड फोलार्ड, हेल वोलार्ड जोलेंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, ये बात भी आपको बता रखी है। एल्डोल संघनन में भी आपको ध्यान रखना है। एल्डोल संघनन में दो एल्डिहाइड के अणु आपस में मिलते हैं और तनु NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बनाते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और जो टूट करके वापस से एल्कीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट, ग्रीनार अभिकर्मक द्वारा एथेनोइक अम्ल किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये रिएक्शन भी करा रखी है। अगला आपको दिए गए हैं एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम और ऑक्जेलिक अम्ल का नाम। ऑक्जेलिक अम्ल का जो होता है उसका रासायनिक नाम, ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH। इसका नाम होगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा इसका? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम कह सकते हैं। और इसका नाम होगा एसिटिक एसिड का, हमारे पास एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इसका नाम होगा एथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा बेटा इसका? एथेनोइक अम्ल। कार्बोक्सिल अम्लों के क्वथनांक अपने संगत अणुभार वाले एल्डिहाइड एवं कीटोन एवं एल्कोहल से युक्त होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या पाया जाता है? संगुणन पाया जाता है और H बॉन्ड पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। संगुणन की वजह से ये वाला ओजोनी अपघटन से प्राप्त IUPAC उत्पादों के नाम बताइए। इसको चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूं। देख लीजिए। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस सीरीज का। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस सीरीज का, और ये पहला पेपर हमारा अंतिम क्षणों में चल रहा है। इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है। ये पेपर में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 मैथिल ब्यूट 2 इन के ओजोनी अपघटन। बेटा देखिए 2 मैथिल ब्यूट 2 इन, बेटा पहली बात तो ब्यूटेन है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? CH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या होगा? 2 मैथिल ब्यूट 2 इन। बेटा 2 नंबर पर मैथिल भी लगा हुआ है और ब्यूट 2 इन भी है, तो मतलब ये नहीं होगा भैया। यहाँ इधर 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 एक H ना होकर के, और यहाँ जो होने वाला है वो CH3 होने वाला है। ठीक है, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाता हूँ ओजोनीकरण का। आप देखिए ओजोनीकरण में आपको अगर कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट बनना हो तो आप एक काम करेंगे, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन दोनों तरफ जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। ये तो बनेगा कीटोन, इस कीटोन का नाम होगा एसीटोन, और एसीटोन का IUPAC नाम जो होता है वो होता है आपका प्रोपेनॉन। क्या होता है बेटा जी? प्रोपेनॉन, ध्यान रखें। और दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका CH3CHO, उसको बोला जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड। क्या बोला जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। उसका IUPAC नाम होता है एथेनल। ध्यान रहे आपको कि हम जब कभी भी एल्कीन का ओजोनी अपघटन कराते हैं तो उसमें हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास क्या? एल्डिहाइड और कीटोन हमारे पास प्राप्त होते हैं, और ओजोनी अपघटन में ओजोन आता है, Zn और H2 के साथ इसकी रिएक्शन होती है। इस प्रकार से हमारा ये पेपर जो होता है वो होता है खत्म। आपने अच्छे तरीके से इस पेपर को देखा, और इस पेपर को देखने के बाद में आप सभी बच्चों ने जो रेस्पॉन्स इसमें दिया वो काफ़ी अच्छे रेस्पॉन्स के साथ आप देख रहे हैं इसको, और बहुत अच्छे से अभी नेक्स्ट सेकंड पेपर जो है वो हम कराने वाले हैं।
सबसे पहली बात, फर्स्ट पेपर होने के बाद में एक बात आप सुने अच्छे तरीके से कि आप सभी को पूरा पेपर बहुत अच्छे से देखना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि हमने छोड़ दिया है, तो वो इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन हमारे शेखावाटी मिशन में हमने अच्छे तरीके से करा रखा है। टाइम की भूमिका को ध्यान में रखते हुए अभी एग्जाम नजदीक है, इसलिए हमने ये किया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लाइक का बटन जो होता है वो नीचे होता है और लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, इसलिए आप लाइक आराम से कर सकते हैं। लाइक कर सकते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर आपको अच्छी जानकारी मिल रही है तो इसको आप शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।